इमेज प्रोसेसिंग के कुछ क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। ब्राइटनेस, सब्जेक्टिव ब्राइटनेस और ब्राइटनेस एडेप्टेशन में क्या अंतर है, क्या होते हैं? सब्जेक्टिव ब्राइटनेस का मतलब ये होता है इंटेंसिटी जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम यानी हमारी आईज परसीव करती है एज परसीव्ड बाय द ह्यूमन विजुअल सिस्टम। जो ब्राइटनेस एडेप्टेशन होता है, जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम है वो एक रेंज में ऑपरेट करता है। तो जैसे हमारी प्यूपिल होती है, वो जैसी बहुत सारी लाइट आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम लाइट को आने देती है। तो हमारी जो विजुअल सिस्टम है वो स्कोटोपिक से लेकर ग्लेयर लिमिट तक काम करती है और हर रेंज पे काम नहीं करती है। तो ये जो वेरिएशन है, जो एडेप्टेशन है, इसे हम कह रहे हैं ब्राइटनेस एडेप्टेशन। वेबर रेशियो क्या है? वेबर रेशियो का मतलब ये है डेल्टा आई बाय आई। रेशियो जो इंक्रीमेंट है इल्यूमिनेशन का, जो बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन है उसका रेशियो, उसे हम वेबर रेशियो कहते हैं। डेल्टा बाय आई, इसमें जो रेशियो अगर ये कम है तो जो थोड़ा परसेंटेज है जिसमें चेंज ऑफ इंटेंसिटी हो रही है वो जरूरत है अगर आपको अच्छा ब्राइटनेस एडेप्टेशन चाहिए। यदि डेल्टा आई बाय आई लार्ज है तब ज्यादा परसेंटेज चाहिए चेंज इन इंटेंसिटी, ये जरूरत है। इसका मतलब पुअर एडेप्टेशन या पुअर ब्राइटनेस एडेप्टेशन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मैक बैंड इफेक्ट क्या होता है? मैक बैंड इफेक्ट, यहां पर मैक बैंड इफेक्ट उन स्ट्राइप्स को, इंटेंसिटी स्ट्राइप्स को कहा जा रहा है जो आपके इमेज में आती है। ये प्रिजर्व करती है ब्राइटनेस पैटर्न बाउंड्रीज पे भी, इसे हम कहते हैं मैक बैंड इफेक्ट। अगर मैं किसी और चीज का एग्जांपल लूं, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जांपल लूं, तो उसमें अलग अलग टाइप की शेडिंग होती है, जैसे फ्लैट शेडिंग है, ग्रूव शेडिंग है, फॉर्म शेडिंग है। तो जैसे अगर आप पहली शेडिंग देखें, फ्लैट शेडिंग, उसमें क्या होता है कि जो पॉलीगन्स होते हैं अलग अलग, उनका एक सेंटर जो नॉर्मल निकाल के उसको पूरे को शेड कर दिया जाता है। इसको भी पूरा शेड कर दिया जाएगा तो इसका कलर या इसकी शेडिंग अलग होगी, इसकी शेडिंग अलग होगी, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस लगेगा। दो चार अगर ऐसे हो गए तो सबके बीच में एक लाइनें दिखेगी, इसे हम मैक बैंड इफेक्ट कहते हैं। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट क्या है? जो रीजन रिजर्व्ड ब्राइटनेस है वो डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी पे, बल्कि उसके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है। केवल इंटेंसिटी पे नहीं, उसके बैकग्राउंड पे। तो जो सेंटर स्क्वायर हैं उनकी सेम इंटेंसिटी होती है, जबकि हमारी आंखों को वो डार्कर लगती है जबकि बैकग्राउंड लाइटर होता है। इसे हम साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस क्या है? अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ये जैसे पॉइंट सोर्स है जो इसे इल्यूमिनेट कर रहा है, तो जितना हमको इल्यूमिनेशन मिल रहा है इसे हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। अब यहाँ पर आईज है, हमारी आंखें, जितना हमें रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके दे रहा है उसे हम रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन वो लाइट है, अमाउंट ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है सीन पे या ऑब्जेक्ट पे, इसे हम IXY का दर्जा देते हैं। रिफ्लेक्टेंस वो अमाउंट ऑफ लाइट है, वो उतनी लाइट है जो रिफ्लेक्ट की जा रही है ऑब्जेक्ट द्वारा सीन में, जो हमें यहाँ मिलती है, इसे हम RXY से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो इमेज है आपकी FXY, वो अल्टीमेटली क्या होती है? IXY और RXY का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन बताइए। अगर आपके पास कोई सिग्नल है इस तरीके का, अगर इस सिग्नल में, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, लाइन, इसमें एक लाइन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना। तो इसी तरीके से ये एक आपका अगर एक इनपुट सिग्नल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, हम सारे पॉइंट्स नहीं ले पाएंगे। हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू निकालने के लिए हम इसके सैंपल्स ले लेते हैं, हर किसी एक डिस्टेंस पे इसके सैंपल ले लेते हैं। जब हम सैंपल ले लेते हैं तो इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि डिजिटाइजिंग जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हम ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको कोई डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, यानी कि डिजिटाइज कर देते हैं इन एम्प्लीट्यूड वैल्यू को। फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 256 by 256 इमेज विद 32 ग्रे लेवल्स। आपके पास 32 ग्रे लेवल्स है और इमेज है 256 by 256। 32 ग्रे लेवल्स है तो उसके लिए कितनी बिट लगेगी? 5 बिट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो 2 की पावर 5 कितना हुआ? ये 2 की पावर 5, 25 नहीं, 2 की पावर 5 है। तो ये 5 बिट लगी आपको 32 ग्रे लेवल के लिए। तो कितने बिट्स लगेंगे? 256 by 256 है, साथ में इंटू 5 कर दीजिए नंबर ऑफ बिट्स, ये इतना आपको लगेगा, 327,680। एक्सप्रेशन लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स टू स्टोर अ डिजिटल इमेज। बिल्कुल इसी तरीके से लिख देंगे। अगर आपकी m by n इमेज है तो
m इंटू एन कर दीजिए और साथ में नंबर ऑफ बिट्स लगा दीजिए, जो हमने अभी भी इस क्वेश्चन में किया। तो जो नंबर ऑफ बिट्स है, हमें अगर ये पता करनी है, अगर डिजिटल इमेज को रखने में कितनी जगह लगेगी बिट्स में, तो अगर आप बाइट्स में लिखना चाहते हैं तो उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, m इंटू एन इंटू के, जो हमने यहाँ पर किया। अब अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय जूमिंग ऑफ डिजिटल इमेज? जूमिंग का मतलब क्या होता है? जूमिंग का मतलब दो तरीके से जूम होता है, या तो इमेज को बढ़ाना 2x 3x साइज में, या उसे कम करना 2x 1x 2x ऐसे करके कम करना, इसे हम कहते हैं जूमिंग। तो जूमिंग एक तरीके से हम इसको ओवर सैम्पलिंग समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम नए पिक्सल लोकेशन बनाते हैं और उसमें ग्रे लेवल असाइन करते हैं नए लोकेशन को, और अगर हम इसकी जूम कम कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि उसको अंडर सैंपल कर सकते हैं। श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? श्रिंकिंग का मतलब है अंडर सैम्पलिंग। अगर हम श्रिंक करना चाहते हैं इमेज को, तो हम क्या करेंगे, हर सेकंड रो को, हर सेकंड कॉलम को हम हटा दें, तो उससे आपका श्रिंकिंग हो जाती है। नेबर्स क्या होते हैं पिक्सल के? नेबर, देखिए इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर थ्योरी तो दी हुई है, लेकिन एक पिक्सल मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक पिक्सल है आपका। अब इस पिक्सल के, ये एक पिक्सल पी है, इसके 4 नेबर हुए, कौन से? ऊपर नीचे दायां बाएं। तो इन नेबर्स को हम n4 नेबर्स कहते हैं, n4। तो ये 4 नेबर्स हो गए, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। ये आप आराम से बता सकते हैं, एक x + 1 y होगा, एक x - 1 y होगा, क्योंकि एक यूनिट आप ऊपर जा रहे हैं, एक यूनिट नीचे जा रहे हैं, एक यूनिट दाएं जा रहे हैं, एक यूनिट बाएं जा रहे हैं। तो x बढ़ेगा, x कम होगा, y बढ़ेगा, y कम होगा, इस तरीके से होगा। उसके अलावा आपके पास 4 डायगोनल में भी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये आपके 4 डायगोनल हो गए, इसको हम n4p कहते हैं। ये n4 हो गया, ये n4p हो गया। और इसके बाद अलावा आपके इन सबको कंबाइन कर लें तो वो n8p होते हैं, n8p। ये सारे के सारे 8 कंबाइन कर लें। कनेक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिविटी, इसमें 4 कनेक्टिविटी होती है, 8 कनेक्टिविटी होती है, 4 कनेक्टिविटी होती है। यानी कि मैं फिर से बताता हूं आपको, 4 कनेक्टिविटी किससे हुआ? अगर ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये 4 कनेक्टिविटी होगी। अगर इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, तो 8 कनेक्टिविटी होगी। m कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि कभी ये क्या होता है, इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और ये इससे भी कनेक्टेड है। ये गलत हो गया, तो इसलिए हम ये वाली कनेक्टिविटी देखते हैं कि ये कनेक्टिविटी रिपीट ना हो जाए, इसके लिए मिक्स्ड कनेक्टिविटी होती है। पाथ क्या होता है? पाथ, किसी भी पॉइंट pxy, जैसे यहां से अगर यहां तक एक पाथ है, यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी, बेसिकली पाथ क्या है? कनेक्टिविटी है, जो हमने अभी भी कनेक्टिविटी पढ़ी। तो एक पिक्सल p जिसका कोऑर्डिनेट xy है, कोई दूसरा पिक्सल q है जिसकी कोऑर्डिनेट s t है। अगर वो वहां पर सीक्वेंस है, अलग अलग डिस्टिंक्ट पिक्सल के थ्रू आप यहां से p से लेकर q तक जा सकते हैं, जैसे यूं गए, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं पाथ। फॉर्मूला कैसे आप निकालेंगे d4 और d8 डिस्टेंस का? तो d4 के लिए आप सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं इसको, इसे हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, x - s लेते हैं, उसका मॉड्यूलस मतलब, और यानी कि अगर पॉजिटिव साइन लेंगे और y - t करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x से माइनस कर देंगे, y कोऑर्डिनेट को y से माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसे हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं। अब d8 डिस्टेंस निकालना है आपको, तो उसे हम चेस बोर्ड डिस्टेंस कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे? ये जो x - s आपने निकाला था और y - t निकाला था, इसका मैक्सिमम ले लेना आपको, ये आपका चेस बोर्ड डिस्टेंस होता है। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेगा, कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे एक बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखें, उसमें ट्रांसलेशन है, स्केलिंग है, रोटेशन है, शेयर भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। ये सारे आपके ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसलेशन और स्केलिंग क्या होती है? ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाना, यानी रीपोजिशनिंग करना आपका। और एक दूसरा स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के साइज को स्केल करना, छोटा करना या फिर बड़ा करना, इसे हम कहते हैं, कोई एक फैक्टर लगता है इसमें, जिसे हम स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। ट्रांसलेशन में भी tx, ty, tz अगर 3 डायरेक्शन में ले रहे हैं तो फिर ट्रांसलेशन लगता है, इसे इमेज स्केलिंग और इमेज ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म की जरूरत क्या है? ट्रांसफॉर्म की जरूरत इसलिए है
पहले समझिए कि हम जो इमेज है उसको मानते हैं कि वो स्पेशल डोमेन में है, और जो सिग्नल्स होते हैं वो टाइम डोमेन में होते हैं। कई टाइम डोमेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई हम रिप्रेजेंट करते हैं आपकी किसमें, आपके स्पेशल इमेज को हम स्पेशल डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई सारे जो फंक्शन हैं वो आपके स्पेशल डोमेन में अच्छे काम करते हैं, और कई सारे आपके ऑपरेशन हैं जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करते हैं। तो इसीलिए आप एक जगह से, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ले जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मान लीजिए आपका सीसीडी अरे खराब हो गया सैटेलाइट का। आप सैटेलाइट पे जाके कैसे बदलेंगे उसको, वो तो आपका 800-900 किलोमीटर ऊपर है और अपनी उस पर आ चुका है, इसको मेंटेन कैसे करेंगे? जो ग्राउंड से कंट्रोल हो सकता है वो तो कर देंगे, लेकिन उधर जाके तो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए कोई सीसीडी अरे खराब हो गया और बार बार लाइन आ रही है और करोड़ों रुपए लगाया सैटेलाइट को भेजने, तो ये जो लाइन आ रही है इसको कैसे हटाएंगे? इमेज को लेंगे, उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, इसका एफएफटी लगाएंगे, तो ये क्या होगा, एफएफटी में इसकी ये जो लाइन आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अलग से, वो ऐसे पॉइंट फ्रीक्वेंसी होती है, एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, बस उसमें फिल्टर लगा दीजिए और आपकी ये लाइनें हट जाएंगी, आपका इमेज क्लियर। ल्यूमिनेंस क्या होता है? ल्यूमिनेंस जो हम ल्यूमन में मेजर करते हैं, ये एक मेजर बताता है, इट गिव्स अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज ऑब्जर्वर परसीव फ्रॉम अ लाइट सोर्स। ल्यूमिनेंस का मतलब ये है कि जो लाइट सोर्स से एक ऑब्जर्वर परसीव करता है, उसको मिल रही है वो अलग है, लेकिन जो परसीव कर रहा है उसे हम ल्यूमिनेंस कहते हैं। इमेज ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अभी हमने देखा। अब अगर आप देखें कि एक इमेज है जिसको हम डिस्क्रीट सेट ऑफ बेसिस एरे मान रहे हैं, जिसे बेसिस इमेज कहेंगे। जो बेसिस इमेज है उसको हम जनरेट कर सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स से, या इसको इस तरीके से समझे कि एक n बाय n इमेज को इस तरीके से व्यू कर सकते हैं कि n बाय n और 1, यानी कि हम बेसिस वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं इमेज को। ये आपका इमेज है, हम इसको इस तरीके से मानते हैं कि ये एक जो पार्टीशन है, जो भी पार्टीशन हम ले रहे हैं, इसका हम बेसिस इमेज निकालेंगे, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर का कोई फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन निकाल लें, चाहे हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालें, चाहे हम आपके फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, हेडमर्ड, वॉल्श, जो भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम बेसिस इमेज निकाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसको। तो ये हमने कुछ और क्वेश्चन लिए अपने इमेज प्रोसेसिंग के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखिए।